जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, दुनिया भर को झटके पे झटके ही दिए जा रहे हैं। कभी कुछ कर देते, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो कभी यहाँ पर रशिया के साथ बातचीत, तो कभी यहाँ पर कुछ, कभी यहाँ पर कुछ, ईरान के साथ यहाँ पर जो है ना लड़ाई हो जाती है। तो मतलब देखा जाए तो जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने पूरे का पूरा केओस मचा दिया है। और ख़ास तौर से यहाँ पर बात करें इंडिया और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेप लिए हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे पड़ोसियों के ऊपर तो कम लगा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर 19%, बांग्लादेश के ऊपर 20%, जबकि इंडिया के ऊपर 25%। ऊपर से यहाँ पर 25% के और टैरिफ लगा दिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं। तो इस तरह से भारत के ऊपर 50% की टैरिफ हो गई, जो कहीं से कहीं पर भी सेंस बनाते नहीं हैं। यहाँ पर ये जो 50% के टैरिफ लगे हुए हैं, वो पूरी दुनिया में किसी भी देश के ऊपर इतने नहीं लगे हैं जितना यहाँ पर इंडिया के ऊपर लगे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना तो इंडिया से ज़्यादा ऑयल परचेज़ करता है रशिया से, लेकिन चाइना के ऊपर फिर भी 30% के टैरिफ लगा रखे हैं, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे लीवरेज है। जैसे कि रेयर अर्थ मेटल उसके पास बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें, जैसे कि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कराता था, सोयाबीन, कॉर्न वगैरह, ये सब जो है ना अमेरिका से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है चाइना। तो इससे क्या होता है कि चाइना के पास लेवरेज है, और इसी वजह से यहाँ पर चाइना के ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगाए हैं जितने इंडिया के ऊपर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा तरह से टारगेट किया है इंडिया को। यहाँ पर टैरिफ किंग कहा है, ना जाने क्या क्या बातें यहाँ पर इंडिया के खिलाफ बोली हैं। जबकि यहाँ पर वो पहली टर्म में, जो उनकी पहली टर्म थी 2017 से लेकर 2019 तक, तो बहुत ज़्यादा इंडिया के पक्ष में थे भाई। कई सारे कार्यक्रम भी किए गए। मोदी जी ने भी यहाँ पर जो है नमस्ते ट्रंप करके कार्यक्रम किया, और ट्रंप ने भी यहाँ पर हाउडी मोदी करके अमेरिका में कार्यक्रम किया। तो दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे, और दोनों देश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे। लेकिन अब पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया है कि जब से उनका सेकंड टर्म शुरू हुआ है, तो इंडिया को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। लेटेस्ट में यहाँ पर ऐसा टारगेट किया है कि इंडिया का एक कॉरिडोर है, उसी को पूरा टारगेट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चाबहार पोर्ट की। चाबहार पोर्ट यहाँ पर 2018 से बनना, मतलब कि 2018 से पहले से बनना शुरू हो गया था, लेकिन इंडिया के मामले में अमेरिका ने वेवर दे दिया कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर ये पोर्ट है वो बना लो, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो वेवर था उसको रिवोक कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो है क्या होगा कि अब इंडिया यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, और अगर यहाँ पर काम करेगा तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक अनप्रेसिडेंट इवेंट है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये चाबहार पोर्ट, और किस तरह से यहाँ पर भारत चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करता है, कैसे यहाँ पर ये जो चाबहार पोर्ट के ऊपर वेवर मिला था उसको यहाँ पर रिवोक कर दिया गया। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर भारत को ये जो सैंक्शंस वेवर जो मिली हुई थी उसको जो रिवोक कर दिया गया, उससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, या फिर भारत के पास और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं, बहुत समय पहले से ही ख़राब है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यहाँ पर इजराइल ही है, क्योंकि इजराइल के और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और इतने अच्छे संबंध तो आज तक भी किसी देश के इतने ख़ास नहीं हुए जितने यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के संबंध हैं। क्योंकि अमेरिका में इजराइल की जो लॉबी है, ज्यूश लॉबी, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और अपने मन मुताबिक किसी भी तरह कोई भी काम यहाँ पर करवा सकती है। चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगवाना हो, या फिर जो है ना इतने ज़्यादा प्रेशर आने के बावजूद भी इजराइल के साथ खड़े होना हो। आपने देखा था कि किस तरह से दोहा के ऊपर अटैक किया गया। इजराइल ने यहाँ पर कई सारे अटैक किए गए दोहा के ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ इतना ही कह पाया अमेरिका कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। लेकिन इस चीज़ से, इस अटैक से अमेरिका और इजराइल के संबंध ख़राब नहीं होंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अटैक करने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन कर ली गई है, जिसमें यहाँ पर ये होगा कि किसी भी देश के ऊपर अटैक दोनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करता है तो ये पाकिस्तान के ऊपर भी हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। और यदि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक माना जाएगा, और सऊदी अरब के साथ मिलकर उसका जवाब देगा। तो इस तरह की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, और अभी तो यहाँ पर सिर्फ दो देश यहाँ पर जो है ना जुड़े हुए हैं। आगे आने वाले समय में ये जो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो आने वाले समय में शायद
हो सकता है कतर भी उसमें जुड़ जाए, कुवैत भी उसमें जुड़ जाए, इजिप्ट भी उसमें जुड़ जाए, अल्जीरिया भी, लीबिया भी, टर्की भी और कई सारे दूसरे इस्लामिक देश जो है वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इजराइल ने ये सब करके बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अमेरिका ने बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया। वो क्यों किया? क्योंकि इजराइल के मामलों में अमेरिका यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता है। अमेरिका यहाँ पर जो है ना फ्री हैंड दे रखा है इजराइल को, जो चाहे वो करे और जो मर्जी है उसकी वो करे। और इसी क्रम में यहाँ पर एक बार जब इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा था, जून में वॉर हुआ था यहाँ पर 12 दिन का, तो क्या हुआ था भाई, इजराइल यहाँ पर ईरान को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके जो न्यूक्लियर प्लांट है वो ज़मीन के कई मीटर नीचे हैं और इजराइल के पास ऐसे मिसाइल थे ही नहीं कि उसके अंदर जाकर उसको तबाह कर सके। तो उन्होंने यहाँ पर पूछा कि भाई अमेरिका यार तुम्हारे पास GBU-57 बम है, उड़ा दो यार उसको, ये कर दो। तो उन्होंने शुरुआत में आनाकानी की, बोला कि मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर इसका फ़ैसला लूँगा। 2 हफ्ते तो छोड़िए, 2 दिन में ही फ़ैसला ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स थी उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको तबाह कर दिया। तबाह हुआ है या नहीं हुआ है ये तो भाई पता नहीं, क्योंकि अभी तक भी इसके बारे में कोई असेसमेंट हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है पूरी तरह से। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम कैंपेन यहाँ पर ईरान के अगेंस्ट अमेरिका का चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ पर कई सारे एक्शन अमेरिका ने लिए हैं। एक तो वैसे भी सैंक्शंस उसके ऊपर कई सारे लगे हुए हैं और सैंक्शंस यहाँ पर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि ईरान के साथ जो भी व्यापार करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाने का काम यहाँ पर अमेरिका ने कर रखा है। यानी कि अगर यहाँ पर ईरान के साथ अगर इंडिया व्यापार करेगा तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। जैसे कि अमेरिका ने पहले कहा था भाई पहले हम यहाँ पर ईरान से ऑयल ख़रीदते थे, क्रूड ऑयल ख़रीदते थे। एक तो वैसे यहाँ पर ईरान जो है ना रुपया एक्सेप्ट कर लेता था और ऊपर से यहाँ पर कई सारे दिनों की मोहलत भी दे देता था और ऊपर से यहाँ पर वो डिस्काउंट भी देता था। तो भारत के लिए तो बहुत सही है क्योंकि ईरान ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में है, ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी नहीं लगेगी, 2-3 दिन में इंडिया में आ जाता है। तो ये सबसे बढ़िया बात थी। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस मंजूर कर लिए और ईरान से ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने ऐसा कहा था। अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया को धमकी दी थी कि अगर तुमने यहाँ पर ईरान से तेल ख़रीदना शुरू कर दिया या जारी रखा तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देते। तो इंडिया ने ऐसा मान लिया और इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन एक मामले में यहाँ पर जो है ना वेवर दे रखा था और वो था यहाँ पर चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट ऐसा मामला था जिसको ईरान और इंडिया के बीच में डीप कनेक्शन के रूप में देखा जाता था और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये बात थी कि अमेरिका इसमें इंडिया को वेवर दे देगा और दे भी दिया। भाई 2016 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, मोदी जी यहाँ पर ईरान गए थे और इसकी बुनियाद रख दी थी कि ठीक है हम यहाँ पर चाबहार पोर्ट को डेवलप करते हैं और इससे कई सारे देशों की कनेक्टिविटी इंडिया की बढ़ जाएगी। तो उसमें यहाँ पर ऐसा हुआ और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे 2017 में, तो उसके बाद यहाँ पर ये लगा कि जो वेवर दे रखा है वो हमें यहाँ पर मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2018 में अमेरिका ने इंडिया को वेवर दे दिया क्योंकि उस समय कोई मेजर वॉर तो था नहीं, बस सैंक्शंस हटा दिए गए थे और उससे अलावा यहाँ पर कुछ अमेरिका खास कर नहीं रहा था। तो इंडिया को वेवर दे दिया कि ठीक है चलो हम यहाँ पर इंडिया को चाबहार पोर्ट के मामले में वेवर दे देंगे। और अब यहाँ पर वेवर जो है ना ख़त्म कर दिया गया है भाई, इसके ऊपर साइन कर दिया गया और जो वेवर ख़त्म होगा वो 29 सितंबर से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो वेवर था वो ख़त्म हो जाएगा और इंडिया के ऊपर अतिरिक्त सैंक्शंस अमेरिका लगा देगा। वो सैंक्शंस क्या हो गए वो तो वेवर ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि सैंक्शन क्या क्या होने वाले। लेकिन यहाँ पर ये जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था क्योंकि इस पोर्ट से भारत की जो कनेक्टिविटी थी वो दूसरे सेंट्रल एशियन देशों के साथ हो जाती। अब देखिए यहाँ पर भारत कनेक्टिविटी चाहता था और यहाँ पर भारत यहाँ पर पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे बेहतर करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने हमारे पेट के ऊपर छुरा भोगा, उरी में अटैक किए, पुलवामा में अटैक किए और रिसेंटली पहलगाम पर अटैक किए। तो इससे क्या हुआ कि भारत को लगने लगा कि यार ये सब सही नहीं है और हमें यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से होकर जाएगा तो हमारे लिए बिल्कुल ही खतरे की बात है। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर ईरान के ज़रिए जो है ना एक अल्टरनेट रूट बनाया जाए ताकि हम यहाँ पर पाकिस्तान को बाईपास कर सकें। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए शहीद बहिश्ती इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल, कुछ ऐसा नाम है चाबहार में, तो उसको यहाँ पर डेवलप करना शुरू कर दिया। 2016 में यहाँ पर डेवलप करना शुरू कर दिया और यही इरादा था कि भारत यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है तो अफ़गानिस्तान तक यहाँ पर सामान पहुँचाना ये पोर्ट करेगा। और इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया के जो दूसरे देश है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान,
रशिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और रशिया से होते हुए कई सारे दूसरे यूरोपियन देशों तक सामान पहुंचाना, इसके लिए यहाँ पर चाबहार पोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा सामने आया था कि भाई ये जो है ना हमें अल्टरनेट रूट दे देगा। और इसके अलावा जब यहाँ पर रेड सी में ब्लॉकेड लगा, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर इजराइल और गाज़ा के बीच में वॉर चल रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यमन में जो हूती रेबल्स थे उन्होंने यहाँ पर रेड सी से आने जाने वाले जो जहाज़ थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, रेड सी वाला जो रास्ता था, सुएज़ कैनाल वाला जो रास्ता था, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। समझ लीजिए कि यहाँ पर कंपनी ने उसको जो है ना अवॉइड करना शुरू कर दिया कि भाई हम यहाँ पर रेड सी से जहाज़ लेकर नहीं जाएंगे। तो उसके बाद अल्टरनेट रास्ते ढूंढे गए। एक तो केप ऑफ गुड होप वाला था और दूसरा यहाँ पर चाइना से होते वाला, जो काफ़ी ज़्यादा लंबे होने वाले थे रास्ते। तो भारत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि जो ईरान का जो ये चाबहार बंदरगाह है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि भाई यहाँ पर यूरोप तक सामान पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यमन के जो हूती विद्रोही है वो हमला कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करें, ईरान का इस्तेमाल करें। तो ईरान का इस्तेमाल के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई चाबहार पोर्ट की, और भारत के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन क्या हुआ, भारत के को इस मामले में वेवर जो मिला हुआ था वो अब यहाँ पर वेवर बिल्कुल रिवोक कर दिया गया है। 29 तारीख से ये रिवोक माना जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अमेरिका देखेगा कि इंडिया के ऊपर क्या सैंक्शंस लगाने हैं। तो भाई देखा जाए तो अमेरिका पूरी तरह से एंटी इंडिया हो गया, और एंटी इंडिया करवाने में भी एक जूश आदमी का हाथ है, जो जूश तो है लेकिन वो इजरायली नागरिक भी है, इजरायली अमेरिकी, हाफ इजरायली हाफ अमेरिकी नागरिक है। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया, और हम यहाँ पर इजराइल करते रहते हैं, लेकिन इजरायली आदमी ही पूरी नीतियाँ ट्रम्प की बना रहा है, और सारी की सारी जो नीतियाँ हैं वो अमेरिका की जो हो रही है इंडिया के ख़िलाफ़ ही जा रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमें यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया के अगेंस्ट कौन है और इंडिया के साथ कौन है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडिया के अगेंस्ट किए जा रहे हैं वो कब तक रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में होगी किस तरह से जो अमेरिका है वो इंडिया के खिलाफ एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहा है, जिससे यहाँ पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।